हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बादामी या वातापी के चालुक्य वंश के बारे में। दोस्तों, ये सब दक्षिण भारतीय वंश हैं और यहाँ आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, जैसे पांड्य वंश हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, चालुक्य हो गए, पल्लव हो गए, चोल हो गए, चेर हो गए, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है इन वंशों में। तो बड़े ध्यान से आप इन चीज़ों को समझिएगा। बड़े आसान रूप में मैंने आपके सामने ये चीज़ें प्रेजेंट की हुई है, तो चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, पीछे मैंने एक मैप भी आपको दिया था, उस मैप में मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे किसका शासन था। ये मैप, इस मैप को आप लोग देख चुके हैं पहले भी, और इसमें हम लोग देखते हैं चालुक्य के बारे में। तो देखिए, कुल 3 तरह के चालुक्य थे। एक पूर्वी चालुक्य थे जिनकी राजधानी वेंगी हुआ करती थी। आज हम बताएंगे कि वेंगी चालुक्य का उदय कैसे हुआ, और फिर पश्चिमी चालुक्य हुआ करते थे। ये जो राष्ट्रकूट देख रहे हैं ये बाद में आए, और पश्चिमी चालुक्य में आपके कल्याणी के चालुक्य थे और इधर वातापी के चालुक्य थे। तो ये जो वातापी आप देख रहे हैं ना, जो ऐहोल के बिल्कुल पास में है, ये सबसे मूल शाखा थी, चालुक्यों की सबसे मूल शाखा थी। और ये लोग फैले कहाँ पे थे, तो इधर देखिए तुंगभद्रा नदी है, ये आगे चल के कृष्णा नदी है, ठीक है। इधर बाकी आप देख रहे हैं, इधर पल्लव है, इनसे हम बहुत ज़्यादा संघर्ष भी चलता रहता है वातापी का पल्लवों से। वो सारी चीज़ें देखेंगे, बाद में चोल और पांड्य को भी कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर, और मन लगा के पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक सेकंड, अब ठीक हो गया लाइट। चलिए, तो बादामी के जो चालुक्य थे, इनका शासन पूरा हमको पढ़ना है सन 543 ईस्वी से लेकर के 757 ईस्वी तक। कब तक? 757। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसी तरह 757 यहाँ पे लास्ट में क्या है, 757 याद रखेगा। और 543, जैसे 143 होता है उसी तरह 543। तो ये दो चीज़ें याद करने के लिए। देखिए, चालुक्यों की कई शाखाएं थीं, तो कुल 3 शाखाएं थी चालुक्यों के बारे में, और इसको 3 पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक है बादामी के चालुक्य, एक है वेंगी के चालुक्य, और एक है कल्याणी के चालुक्य। हम लोगों ने तीनों देखा। जो वेंगी के थे इनको पूर्वी चालुक्य कहा जाता है, कल्याणी को पश्चिमी चालुक्य कहा जाता है, और बादामी के चालुक्य को मूल चालुक्य कहा जाता है। मूल चालुक्य, ठीक है ना। मुख्य शाखा यही है बादामी, और यहीं से इन दोनों का उदय हुआ है। आइए देखिए, इनमें बादामी के चालुक्यों की प्राचीनतम शाखा मानी जाती है। सबसे प्राचीनतम कौन है? जो आज हम पढ़ने वाला है, बादामी। बादामी का एक्चुअली में दोस्तों इस समय का जो वर्तमान नाम है वो है वातापी, ठीक है। इसीलिए वातापी भी मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया है, जो कि पश्चिमी चालुक्य के नाम से विख्यात हुआ। शुरू में इसको पश्चिमी चालुक्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब कल्याणी आ गए तो कल्याणी के चालुक्य को पश्चिमी चालुक्य बोलते थे, और ये हो गए मूल शाखा, ठीक है। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम नाम का एक व्यक्ति था। कौन था? पुलकेशिन प्रथम। तो नाम आपने पुलकेशिन वर्ड कई बार सुना है, तो याद रखिएगा पुलकेशिन जो प्रथम था ये इसका संस्थापक माना जाता है। हालांकि एक अभिलेख है, महाकूट अभिलेख। देखिए, ये जो सैंबल है ये अभिलेख का सैंबल होता है। जहाँ भी कहीं अभिलेख होते हैं मैं इसी तरह के सैंबल आपको बताता हूँ। तो महाकूट अभिलेख में जो पुलकेशिन द्वितीय है, इसके पूर्व के 2 शासकों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से शासक हैं? तो एक का नाम है जय सिंह, दूसरे का नाम है रणराग। जय सिंह और रणराग के बाद तीसरा नंबर जो आता है वो आता है पुलकेशिन प्रथम का। तो इन दोनों का शासन के बारे में तो जानकारी नहीं मिल पाती। देखिए, यहाँ लिखा है, नाम तो मिलता है इनका, लेकिन इनके शासन व्यवस्था का विवरण नहीं मिलता है। अतः ऐसा माना जाता है कि वे कदम्ब शासकों की अधीनता में बादामी में शासन किया करते थे। तो उस समय में कदम्ब वंश जो था बहुत प्रसिद्ध था, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो कदम्ब शासकों की अधीनता में रहे होंगे, ऐसा माना जाता है ये दोनों लोग, इसीलिए इनके शासन का पूरा विवरण नहीं मिलता है, ठीक है। तो इन दोनों के अलावा जो मेन है पुलकेशिन प्रथम, वहीं से हम संस्थापक मानते हैं और वहीं से चीज़ें पढ़ते हैं। तो मैं हर बार की तरह आपके सामने एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमको पढ़ना क्या है। तो जयसिंह प्रथम हमने देखा है, खाली नाम मिलता है किसमें? महाकूट अभिलेख में। रणराग, ये 2 लोग का नाम मिलता है कहाँ पे? महाकूट अभिलेख में। इसके बाद जो मेन संस्थापक माना जाता है बादामी या वातापी के चालुक्य का, वो कौन है? तो वो पुलकेशिन प्रथम है। पुलकेशिन प्रथम के 2 लड़के थे, एक कीर्तिवर्मन प्रथम है, एक मंगलेश है। कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश। आगे चल के देखेंगे हम लोग कैसे कीर्तिवर्मन राजा बनता है। कीर्तिवर्मन के बाद अचानक से मंगलेश हो जाता है, मंगलेश को फिर गद्दी से हटा के पुलकेशिन द्वितीय राजा बनता है। देखिए, पुलकेशिन प्रथम का पौत्र, पौत्र मतलब पोता,
इनका पोता, भाई लड़के का लड़का, तो इनका पोता जो है पुलकेशिन द्वितीय है, ठीक है। और इसका भाई भी एक है विष्णुवर्धन, इसको लेके चलिएगा। और विष्णुवर्धन जहाँ पे यहीं से वेंगी के चालुक्य का शुरुआत होगा, मतलब यही वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। तुमने बताया ना, पहले बादामी के चालुक्य मूल रूप से हैं और उन्हीं से जनरेट होंगे अलग अलग करके वेंगी के और कल्याणी के चालुक्य। इसके बाद हम लोग को पढ़ना विक्रमादित्य प्रथम के बारे में, विनयादित्य के बारे में, विजयादित्य के बारे में। देखिए पहले विक्रम है, फिर विनय है, फिर विजय है। विक्रम, विनय, विजय। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विक्रमादित्य द्वितीय आ जाएगा, फिर लास्ट में कीर्तिवर्मन द्वितीय, और यहीं हो जाएगी कहानी समाप्त, ठीक है। तो आगे देखते हैं कैसे क्या कहानी है। चालुक्यों की जो मूल शाखा है उसका उदय हुआ था वातापी में या बादामी में, ये बीजापुर में था। और बीजापुर पता आप लोगों को कि कर्नाटक में पड़ता था, तो बिल्कुल उसी के पास था, तुंगभद्रा नदी के किनारे पे, ठीक है। उत्तरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो उत्तरी तरफ शासन था हर्षवर्धन का, उत्तरी दिशा की तरफ शासन किसका था? हर्षवर्धन का। और दक्षिणी दिशा की तरफ शासन करते थे पल्लव। अब पल्लव के बारे में हम लोग तो पढ़ चुके हैं, वही नरसिंहवर्मन, ठीक है ना, उन सब के बारे में। और बीच में राज्य कर रहे थे चालुक्य वंश, और ये विख्यात थे उस समय पश्चिमी चालुक्य के नाम से। तो एक तरफ हर्षवर्धन, एक तरफ पल्लव, इन दोनों से लड़ाई करते हुए भी इन्होंने अपने वीरता का परिचय दिया और सदियों तक शासन किया। तो इनका इतिहास जो है काफ़ी बड़ा रहा है चालुक्यों का। और देखते हैं, अब अच्छे से देखते हैं, एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। आइए, सबसे पहला जो शासक था दोस्तों वो था पुलकेशिन प्रथम, जिसको हम संस्थापक मानते हैं। अगर महाकूट की बात को छोड़ दें और जय सिंह और लड़ाक की बात ख़त्म कर दें, तो आगे जो विवरण मिलता है जहाँ से, वो विवरण है पुलकेशिन प्रथम का। तो बड़ा ध्यान से यहाँ से समझ लीजिएगा और एक एक करके चलिएगा। देखिए 543 ईस्वी से लेकर 566 ईस्वी तक शासन करता है कौन? पुलकेशिन प्रथम। बादामी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक है वो पुलकेशिन प्रथम ही था। एक्चुअली पुलकेशिन मीन्स होता क्या है? पुलकेशिन मीन्स होता है महान सिंह, मतलब महान सिंह मतलब शेर, ठीक है। और इसने क्या किया कि बादामी में जहाँ पे राजधानी था भाई, वहाँ पे एक दुर्ग बनवाया, एक किला बनवाया, ठीक है, जहाँ पे इसने अपना राजपाट शुरू किया। इसने कई उपाधि भी धारण किए, जैसे सत्याश्रय की उपाधि, रण विक्रम की उपाधि, श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि या श्री वल्लभ की उपाधि। तो इस तरह से इसकी उपाधियाँ थीं। और इन्होंने क्या किया कि अश्वमेध यज्ञ भी करवाएं और इसके अलावा वाजपेयी यज्ञ भी करवाया। और इसके अलावा तमाम प्रकार के जो वैदिक यज्ञ हुआ करते थे, कई सारे यज्ञ जो इन्होंने करवाए। तो कुल मिला जुला के पुलकेशिन प्रथम के बारे में बस यही जानकारी है कि इन्होंने स्थापना किया किसका? चालुक्य वंश का, बादामी में। और इनकी जो उपाधियाँ हैं और इन्होंने जो दुर्ग बनवाया, इन्होंने थोड़े बहुत यज्ञ भी कराए। और इनके दो पुत्र कौन कौन? तो हम लोग जान चुके हैं, एक कीर्तिवर्मन प्रथम है और एक मंगलेश है। जब कीर्तिवर्मन द्वितीय आएगा तो वो इस वंश का आखिरी शासक होगा। कीर्तिवर्मन जब द्वितीय आएगा तो वो आखिरी शासक होगा। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कीर्तिवर्मन प्रथम का और मंगलेश का। तो बड़ा लड़का कौन है? कीर्तिवर्मन प्रथम। तो जाहिर सी बात है पुलकेशिन प्रथम के बाद जो शासन सत्ता हाथ में आया, वो हाथ में आया किसके? पुलकेशिन प्रथम के हाथ में। पुलकेशिन प्रथम जब राजा बना तो उस समय सन चल रहा था 566 ईस्वी से लेकर के 797 ईस्वी तक राजा था कौन? कीर्तिवर्मन प्रथम, ठीक है। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि पुलकेशिन प्रथम के बाद उसका पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने गद्दी पर बैठते ही देखिए पिताजी ने क्या किया? पिताजी ने दुर्ग बनवा दिया, तमाम तरह की उपाधि धारण की, अश्वमेध यज्ञ कराया, वाजपेयी यज्ञ कराया। तो जब अगर पिताजी इतने पराक्रमी थे तो जाहिर सी बात है उनके पराक्रम का लक्षण उनके बच्चे में भी दिखेगा। तो कीर्तिवर्मन ने भी अपने पराक्रम की सहायता से, मतलब अपने पराक्रम को दिखाने के लिए अगल बगल के जो छोटे छोटे राज्य थे सबको जीतना चालू किया। जैसे वनवासी के कदम्ब शासक, कोंकण के मौर्य शासक, कोंकण दोस्तों ये गोवा में पड़ता है, कोंकण के मौर्य शासक, वेल्लारी और कर्नूल क्षेत्र के नलवंशी, ठीक है। ये छोटे छोटे शासक थे, इनको पराजित करके उनके राज्यों को जीत लिया। किसने? कीर्तिवर्मन प्रथम में। मतलब कीर्तिवर्मन प्रथम में इन छोटे छोटे राज्यों को जीत करके कीर्ति हासिल की। क्या हासिल की? कीर्ति हासिल की। तो सीधा सीधा हम याद भी कर सकते हैं, जो महाकूट स्तंभ लेख है ना, उस स्तंभ लेख में इसका भी वर्णन मिलता है। किसका? कीर्तिवर्मन का। क्या मिलता है? इसको सुवर्ण अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला कहा गया है। कीर्तिवर्मन प्रथम को बहुसुवर्ण अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला कहा गया है। इसकी जो उपाधि है, इसने उपाधि धारक किया था पूर्व रण पराक्रम या सत्याश्रय। सत्याश्रय उपाधि देखिए जो है ये पुलकेशिन प्रथम का भी था, ठीक है, और इनका भी है। तो पूर्व रण पराक्रम का भी उपाधि इसने धारण किया। इसकी मृत्यु के बाद इसके 3 पुत्र थे दोस्तों।
कीर्तिवर्मन के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र, लेकिन तीनों के तीनों नाबालिग थे। जब इसकी मृत्यु हुई ना उस समय इसके पुत्र नाबालिग थे, इसलिए गद्दी पर उसका भाई मंगलेश राजगद्दी पर बैठा। मंगलेश भाई लड़का था, 2 ही लड़के थे पुलकेशिन प्रथम के, एक कीर्तिवर्मन प्रथम, दूसरा मंगलेश। देख रहे हैं यहाँ पे ना, कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश। तो जब इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उस समय इसके 3 जो बच्चे थे वो क्या थे? नाबालिग थे। तो गद्दी पर कौन बैठ गया? मंगलेश। तो मंगलेश गद्दी पर बैठने के बाद थोड़ा बहुत काम तो वो भी करेगा, राजपाट को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए, तीसरे नंबर पे मंगलेश गद्दी पर बैठा। 597 ईस्वी से लेकर के 610 ईस्वी तक मंगलेश गद्दी पर बैठा रहा। नूनेर दानपात्र और महाकूट स्तंभ लेख में इसका भी वर्णन मिलता है, और उसके अनुसार पता चला है कि इसने कलचुरी शासक बुद्धराज, कौन से शासक? कलचुरी वंश है, कलचुरी वंश के शासक बुद्धराज पर आक्रमण किया। और इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने कोंकण क्षेत्र की जो राजधानी थी रेवती द्वीप पर, गोवा, उस पर भी अधिकार कर लिया। तो कोंकण क्षेत्र को तो वैसे ही जीत लिया था कीर्तिवर्मन प्रथम ने, लेकिन पूरी तरीके से जीता किसने? मंगलेश ने। इसके अलावा कलचुरी शासक बुद्धराज पर भी अधिकार किसने कर लिया? मंगलेश ने। तो जो भी छोटे मोटे राज्य थे अगल बगल के, वो सारे के सारे समाहित होने लगे चालुक्य वंश के में, और चालुक्य वंश के राज्य का विस्तार होना शुरू हो गया। फिर क्या होता है? मंगलेश ने अंतिम रूप में कदम्बों का भी उन्मूलन कर दिया। देखिए, कदम्बों का उन्मूलन हमने पढ़ा अभी पीछे कि कीर्तिवर्मन ने भी किया। तो कीर्तिवर्मन का काम खाली इतना था कि राजा को हरा के राजपाट को मिला लेना, लेकिन मंगलेश ने क्या कर रहा था? मंगलेश पूरी तरह से खात्मा कर दे रहा था, मतलब उस वंश का अंत। तो अंतिम रूप से कदम्बों का अंत कर दिया और उनका पूरी तरह से उन्मूलन करके उनके पूरे के पूरे राज्य को अपने चालुक्य वंश में मिला लिया। मंगलेश जो था ये वैष्णव धर्मानुयायी था, अतः उसने परम भागवत की उपाधि भी धारण की। ठीक है, वैष्णव विष्णु भगवान के धर्म का अनुयायी था, इसलिए उसने परम भागवत की उपाधि धारण की। उसने बादामी में गुहा मंदिर का निर्माण भी पूरा करवाया, जिसका आरंभ शुरुआत किसने किया था? कीर्तिवर्मन प्रथम ने। कीर्तिवर्मन प्रथम ने चालू किया था बनवाना और इसने पूरा करवाया। तो भाई था, भाई की बात हो गई। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय राजा बनता है 610 से 642 में, लेकिन कैसे? अभी तो मंगलेश गद्दी पर था, अचानक से पुलकेशिन कैसे आ जाएगा? देखिए, पहले देख लेते हैं। पुलकेशिन प्रथम का पौत्र है, पौत्र मतलब पोता, मैंने आपको पीछे बताया था, और कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र। जो 3 नाबालिग पुत्र थे उसमें से जो पहला पुत्र बड़ा होता है उसी का नाम क्या है? पुलकेशिन द्वितीय। तो जब ये राजा बना, यहाँ बादामी का चालुक्य वंश पे आया, और चौथा और सर्वाधिक शक्तिशाली सबसे प्रसिद्ध शासक था चालुक्य वंश का, सबसे फेमस था ये। अच्छा, इसकी उपाधि देख लीजिए, फिर कहानी बताता हूँ कि राजा बना कैसे। इसने उपाधि धारण की, दोनों को मिला लिया। पुलकेशिन प्रथम ने जो उपाधि धारण की थी, पुलकेशिन प्रथम ने सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की थी। दोनों को मिला लिया, सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज, पूरा एक साथ इतनी बड़ी उपाधि। इसके अलावा इसने परमेश्वर की उपाधि भी धारण किया। एक स्तंभ लेख है दोस्तों, लेख है एहोल प्रशस्ति लेख। इसमें जो है प्रशस्ति माने होता है उनके गुण धर्म का वर्णन करना, मतलब उनके गुण का वर्णन करना। तो याद रखिएगा, जो पुलकेशिन द्वितीय था इसके दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। क्या नाम था? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति द्वारा रचित उसकी प्रशस्ति में उसके गुण वर्णन वर्णित हैं। और क्या वर्णित है, ध्यान से देखिए। पुलकेशिन द्वितीय और मंगलेश के बीच में गृह क्लेश को लेकर एक दमदार युद्ध छिड़ा। गृह क्लेश मतलब होता है कि आपस में युद्ध करना। ठीक है, उसने कहा कि अब आप गद्दी छोड़ दिए, जब हम नाबालिग थे तो आपने गद्दी संभाली पिताजी की, अब हम बालिग हो गए हैं, ठीक है, तो आप अपने गद्दी से हट जाइए। क्या आपको लगता है कि मंगलेश गद्दी छोड़ेगा? कोई राजा गद्दी छोड़ेगा कि मेरे भाई का लड़का बड़ा हो गया और हम गद्दी छोड़ दें? मंगलेश ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। और गृह क्लेश छिड़ गया। पहले चाचा भतीजे की बात थी तो दोनों लोगों में बातचीत चला, बातचीत के बाद गृह क्लेश फैलने लगे, कुछ पार्टी इनके तरफ से, कुछ लोग उनके तरफ से, मतलब आपस में ही युद्ध होने लगे। तो जब आपस में लोग, जब घर के अंदर 2 भाई या अपने एक ही परिवार अगर युद्ध करने लगता है तो बाहरी शक्तियाँ धीरे धीरे उन पर हावी होने लगती हैं। तो इस अवसर को देख करके चालुक्य वंश की शक्ति धीरे धीरे जो है क्षीण हो रही थी, तो उसके आसपास के जो अनेक प्रदेश थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। जिसको मेहनत करके कीर्तिवर्मन और मंगलेश ने जीता था वो सारे प्रदेश धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। तो ऐसी स्थिति देखकर पुलकेशिन द्वितीय घबरा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय समझता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो सारे के सारे जो हमारे अधीन में प्रदेश हैं वो तो निकल के चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति को देखकर उसने अपने चाचा की हत्या कर दिया, मंगलेश की हत्या कर दिया और गद्दी पर विराजमान हो गया।
कोई दिक्कत आपको? समझ रहे हैं ना? बस इसी स्थिति को देखकर इनकी हत्या हो गई और गद्दी पे कौन आ गया? पुलकेशिन द्वितीय आ गया। अब देखिए आगे क्या होता है। पुलकेशिन द्वितीय जब गद्दी पर बैठा तो उसने देखा कि विंध्याचल के दक्षिण के संपूर्ण दक्षिणी भारत का अधिपति वो बन चुका है। मतलब पूरा का पूरा उतना बड़ा क्षेत्र जो दक्षिण विंध्याचल पर्वत के नीचे का था, वो पूरा का पूरा क्षेत्र पुलकेशिन द्वितीय के अंडर में आता था। उसने अपने विशाल साम्राज्य को सबसे पहले 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, क्यों यार, क्यों 2 भागों में क्यों बांट दिया? क्या दिक्कत थी? जो इतना बड़ा साम्राज्य उसका था तो 2 भागों में ज़रूरत क्या थी बांटने की? उसने तुरंत क्या किया, उसने आधा भाग अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया। कुब्ज विष्णुवर्धन, मैंने बताया था ना पीछे आपको, अपने आधा भाग किसको दे दिया? विष्णुवर्धन को दे दिया। और यही नवगठित राज्य बना और इसी का नाम पड़ा वेंगी का चालुक्य। ठीक है, जिसे हम पूर्वी चालुक्य के नाम से जानते हैं। इसके बाद ही वो राज्य आया अस्तित्व में। तो ध्यान से समझिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य का बंटवारा किया और आधा हिस्सा अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया और उसने स्थापित किया वेंगी का चालुक्य। वेंगी मतलब वेंगी उनकी राजधानी थी और उसी के नाम पे पड़ गया वेंगी के चालुक्य। और इन लोगों की वातापी राजधानी थी या बादामी, तो इन लोगों का नाम पड़ गया बादामी का चालुक्य या वातापी का चालुक्य। और दिशा के आधार पर पूर्वी चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है। कुछ दिन चलता रहता है सब कुछ सही से, तब तक पुलकेशिन द्वितीय पर हमला हो जाता है। किसका? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन अपने सीमा का विस्तार कर रहा था। हर्षवर्धन काल में हमने पढ़ा था कि हर्षवर्धन अपने उत्तरी जब चीज़ों को जीत लेता है तो वो दक्षिण पथ की तरफ बढ़ता है कि हम चलेंगे दक्षिण राज्यों का विजय करने। जैसे वो आता है नर्मदा नदी के तट पर, वैसे उसकी लड़ाई हो जाती है। किससे? पुलकेशिन द्वितीय के साथ। पुलकेशिन से द्वितीय युद्ध करने के बाद हर्षवर्धन की हार होती है और पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। ऐसा वर्णन लिखा है ऐहोल अभिलेख में। और रवि कीर्ति जो उसका दरबारी कवि था उसने इसका वर्णन भी किया है। ठीक है, तो ये तो रही पुलकेशिन द्वितीय के राज्य की बातें। कुछ और बातें हैं जो पल्लव और चालुक्य, जो पल्लव वंश हम लोगों ने पीछे पढ़ा, पल्लव और चालुक्य के संघर्ष का सूत्रपात भी इसी के शासनकाल से हुआ। मतलब लगातार लड़ाई जारी हो गई। किसके बीच में? पल्लवों और चालुक्यों के बीच में। पल्लव वंश का उस समय शासक था महेंद्र वर्मन। पुलकेशिन द्वितीय ने कांची पर हमला कर दिया। किस पर? कांची। कांची राजधानी थी दोस्तों किसकी? पल्लव वंश की। हम लोगों ने पढ़ा था ना कांचीपुरम। ठीक है, तो वहाँ राजधानी थी, उस पर हमला कर दिया पुलकेशिन द्वितीय ने और उसके राज्य को के उत्तरी प्रांत को जीत कर अपने अधिकार में कर लिया। तो देख रहे हैं, तो अगर ऐसा उन्होंने किया तो क्या आपको लगता है कि अब पल्लव वंश वाले छोड़ देंगे चालुक्य वंश को? नहीं, अब वो भी हमला करेंगे। और इतना ही नहीं, एक बार हमला कर दिए, चलो ठीक है, दोबारा फिर से पुलकेशिन द्वितीय ने अपनी सेना लेकर दोबारा आक्रमण किया कांची पर। क्योंकि पहले बार जब आक्रमण किया था तो उसने केवल उसके उत्तरी प्रांत को जीता था, अब वो पूरा कांची को अपने अंडर में करने के लिए चल पड़ा। लेकिन जब दोबारा आता अपनी सेना लेकर ना, तो इस समय वहाँ का शासन महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम था। कौन? महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम। और जब ये राजा था, इस शासन कर रहा था और ये बड़ा ही समृद्ध राजा था, बड़ा ही शक्तिशाली था। ठीक है, और उसने अपने पिता के अपमान का बदला लिया और पुलकेशिन द्वितीय को बहुत बुरी तरह पराजित किया। बहुत बुरी तरह पराजित किया। किसको? पुलकेशिन द्वितीय को। अब यहीं से देखिए नरसंहार चालू होगा। पहले कौन हराया? पहले पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को हराया। चलो, बाप की लड़ाई थी। दोबारा क्यों युद्ध किया? दोबारा युद्ध किया तो बेटा तो बाप का बदला लेगा ना। तो बेटे ने बाप का बदला ले लिया, पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरह हरा के भेज दिया। पुलकेशिन द्वितीय घर आ गए। अब पुलकेशिन द्वितीय का जो लड़का होगा वो फिर से लड़ाई करने जाएगा, मैं अपने पिता का बदला लेने जा रहा हूँ। तो ये कार्यक्रम यही कार्यक्रम तो 100-200 साल तक चलता रहा वहाँ पे। और याद रखिए, अभी आगे बात करता हूँ। यहीं पे चीनी यात्री जो था वेनसांग, ठीक है, जो हर्षवर्धन के काल में आया था, हर्षवर्धन की नगरी में। जब हर्षवर्धन हार जाता है तो वो आता है, इनके यहाँ भी आता है कि इनका राज्यपाठ भी देख लूँ चल के। तो यहाँ भी 641 ईस्वी में आया है वेनसांग। किसके यहाँ? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। ठीक है, अच्छा दोस्तों आगे देखिए। इसके बाद जो राजा बनता है विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य प्रथम है, ये जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का लड़का है। ठीक है, 655 ईस्वी से लेकर के 680 ईस्वी तक के राजा बना रहता है। 13 वर्षों तक राजनीतिक व्यवधान चलता रहता है। दोस्तों देखिए, अभी मैं आपको पीछे बताऊं, जब हमने पढ़ा कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, तो हमने देखा कि पुलकेशिन द्वितीय का जो राज था ये 610 से 642 था। ठीक है, और इसके लड़के का जो राज आ रहा है ये 655 पे आ रहा है। तो 42 से 55 के बीच में डिफरेंस कितना है? 13 साल का। उस 13 साल में इसके यहाँ राजनीतिक व्यवधान बना रहा।
सत्ता संभालने के लिए व्यवधान बना रहा। तो व्यवधान के बाद पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र जो है विक्रमादित्य प्रथम, ये जो है राजा बना, ठीक है, क्योंकि मंगलेश के जो घर परिवार के लोग थे उन्होंने व्यवधान डाला और कई सारी कंडीशन ऐसी बनी थी, तो ये सब दिक्कत थे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद राजा बन गया विक्रमादित्य प्रथम। उसने अपने भाई जयसिंह को, जिसका हमेशा साथ दिया, उसको लाट का गवर्नर बना दिया और इस प्रकार से दक्षिणी चालुक्य का उदय हुआ, ठीक है। इस प्रकार से दक्षिणी चालुक्य का उदय हुआ। किसको वहाँ का लाट का गवर्नर बना दिया? जयसिंह को। तो यहाँ से उदय होता है दक्षिणी चालुक्य। इनके जो पिताजी थे, विक्रमादित्य प्रथम के पिताजी पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने अपने भाई को जब राज्य दिया था तो वो वेंगी के चालुक्य कहलाए थे और ये दक्षिणी के चालुक्य कहलाए। तो पूर्वी के चालुक्य, पश्चिमी के चालुक्य और दक्षिणी के चालुक्य, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, विक्रमादित्य के बाद देखिए, विक्रमादित्य के बाद क्या हुआ? विक्रमादित्य के बाद हमला किया किसने? एक सेकंड, ठीक है। विक्रमादित्य के बाद, अच्छा एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया, ठीक है, और उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये जो विक्रमादित्य है ना, ये हमला करेगा। ये हमला किया किसके पास? ये हमला किया नरसिंह वर्मन के पुत्र के पास और हत्या कर देता है नरसिंह वर्मन के पुत्र की। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था जब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, पल्लव वंश के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि इस तरह की घटनाएँ वहाँ पर घटी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा उसको कि जब इन्होंने हमला किया था, मैं चाहूँगा एक बार आप देख लीजिए, वैसे टाइम लगेगा देखने में, आप लोगों को मैं पीछे बताया था तो आपको चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो ये हत्या कर देता है उसके पुत्र की आके, विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य के प्रथम के बाद जो राजा बनता है वो है विनयादित्य, विनयादित्य प्रथम, ठीक है। 680 से 696 ईस्वी तक राजा बना। विनयादित्य ने भी पल्लवों के साथ संघर्ष को जारी रखा। उसके अभिलेखों से पता चलता है कि उसने चोल, पांड्य और केरल के साथ युद्धों में विजय प्राप्त की थी। तो विनयादित्य जो है ये भी कई सारे युद्धों को जीता था। उसने संभवतः उत्तरापद भी आक्रमण किया उत्तरापद पर और इसी दौरान युद्ध में मारा गया। तो दक्षिण वाले उत्तर नहीं जा सकते थे, उत्तर वाले दक्षिण नहीं आ सकते थे, ठीक है, ये मारा गया। विनयादित्य के बाद जो राजा बनता है अगला वो है विजयादित्य। विजयादित्य 696 से लेकर के 733 तक राजा बना। तो देख रहे हैं कितना लंबा टाइम पीरियड है। अरे पूरा 33 साल इधर हो गया, 4 साल इधर हो गया, ठीक है, 33 4 37 साल तक राजा बना रहा। तो सबसे लंबा शासन जो किया है वो विजयादित्य ने किया। विजयादित्य ने कांची पर आक्रमण किया फिर से, ठीक है, और वहाँ के शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय से पर्याप्त धन वसूला और उसने वहाँ पे पट्टदकल में एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया विजयादित्य ने। इसके बाद राजा बना विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय ये राजा बना 733 से लेकर के 746 तक, ठीक है। इसने गंग सामंत श्री पुरुष की सहायता से पल्लव नरेश नंदीवर्मन को पराजित किया और कांची कोण की उपाधि धारी किया। किसकी? कांचीन कोंड। कांचीन कोंड मतलब कांची का विजेता, क्योंकि कांची को जीत लिया। तो एक सामंत था, देखिए गंग वंश का दूसरे वंश का है। गंग एक्चुअली एक वंश था, गंग वंश का जो है इनके अंडर में रहते थे चालुक्यों के, और वहाँ का जो राजा था वो था श्री पुरुष। उसकी हेल्प से पल्लव नरेश नंदीवर्मन को हराया। हराने के बाद उसने उपाधि धारण किया कांचीन कोंड, यानी कांची का विजेता। फिर से उसकी भी लड़ाई हुई चोलों से, पांड्यों से, केरल से और कलब्रों को, सबको परास्त किया। तो एक तो अभी हमने देखा कि विक्रमादित्य ने परास्त किया, एक अभी ऊपर हमने पढ़ा विनयादित्य ने परास्त किया, ठीक है। तो कई सारे लड़ाई में इन्होंने परास्त किया, लेकिन छोटे एक बार लड़के आते थे, परास्त हो जाते थे, फिर वो लोग स्टैंड कर जाते थे क्योंकि दूरी ज़्यादा थी। परंतु इसी समय में लाट पर राष्ट्रकूटों ने अपना अधिकार कर लिया और वहाँ से चालुक्यों का शासन भी समाप्त कर दिया। तो कहीं न कहीं से चालुक्य जो है या तो पारिवारिक स्थिति में फंस जाते थे या तो जो उनका शासन व्यवस्था था वो सही जगह से नहीं कंट्रोल हो रहा था। देखिए शासन हमेशा सेंटर से होना चाहिए ताकि हर दिशा पे हम कंट्रोल रख सकें। तो वो कहीं न कहीं जीतते थे। जो नीचे का दक्षिणी चालुक्य का हिस्सा था वो पश्चिमी और पूर्वी से बहुत दूर था। इसके वजह से छोटे छोटे वंशों ने एक दूसरे पर अधिकार करना शुरू कर दिया। विक्रमादित्य द्वितीय की 2 पत्नियाँ थीं, ठीक है। प्रथम पत्नी इधर है, द्वितीय पत्नी इधर है, देखिए इधर से। प्रथम पत्नी का नाम था लोक महादेवी। लोक वर्ड याद रखिए आगे से। और इन्होंने मंदिर बनवाया लोकेश्वर नाथ मंदिर। लोक से बन गया लोकेश्वर नाथ, ठीक है। कहाँ पे? वहीं पट्टदकल में। इसके अलावा दूसरी जो पत्नी थी उसका नाम था त्रैलोक्य महादेवी। तो त्रैलोक्य याद रखिएगा, त्रैलोक्य से बना त्रैलोकेश्वर मंदिर, ठीक है। त्रैलोकेश्वर मंदिर, यहाँ लोकेश्वर नाथ मंदिर, यहाँ त्रैलोकेश्वर मंदिर, ये दोनों के दोनों मंदिर उनकी पत्नियों के द्वारा निर्माण किया गया है, दोनों पत्नियों के द्वारा। अंतिम जो शासक हुआ वो कीर्तिवर्मन द्वितीय हुआ। पहले वाले ने तो तमाम अच्छी कीर्ति हासिल की थी, लेकिन दूसरे वाली कीर्ति समाप्त हो गई। 746 में राजा बना, 757 तक। चालुक्य पल्लव के संघर्ष के कारण, इतना ज़्यादा संघर्ष होने के कारण चालुक्यों की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे क्षीण होती गई। और एक ऐसा समय आया जब एक सामंत जिसका नाम था दंती दुर्ग, यही जो है संस्थापक है राष्ट्रकूट वंश का,
ठीक है। दंती दुर्ग ने चालुक्यों के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया और यहीं पर चालुक्यों की कहानी समाप्त हो गई। तो दोस्तों मैं समझने रहा हूँ कि आप कोई वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह बने रहिए। इसी तरह अभी तो हमने बात किया वातापी के चालुक्य, हम बात करेंगे वेंगी के चालुक्य और आपके कल्याणी के चालुक्य। दोनों चालुक्यों के बाद हम लोग आएंगे सीधे कहाँ पर, राष्ट्रकूट वंश के बारे में, फिर पल्लव के बारे में बात करेंगे, फिर चोल के बारे में और चेर के बारे में बात किया जाएगा। तो पूरा का पूरा दक्षिण भारतवंश में कवर करूँगा, बिल्कुल आप परेशान ना हो। और कुछ लोग कमेंट करते हैं सर ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए। बाबू मैं जितना भाई मेरे जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आपको, आप उतना तैयार करते जाओ, उसमें ना नुकुर मत करो। जितना मैं देता जा रहा हूँ उतना मटेरियल आप लेते जाओ। मैं सारे सिचुएशन को समझ रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे कब क्या पढ़ाना है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस जितनी तैयारी मैं देते जा रहा हूँ वो तैयार होते जाइए आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो तुरंत आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों को ये वीडियो मिल सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसे दबा दीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। और अब आज से मैं बताऊं आपको कि कई सारे वीडियो आपको प्रोवाइड होंगे, दिन में लगभग 4 से 5 वीडियो आपको मिलेंगे। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते जाइए, ठीक है। जो ब्रह्मास्त्र सीरीज में चला रहा हूँ उसको तो आप लोग देखते जाइए, क्योंकि वो वनडे एग्जाम का ब्रह्मास्त्र है, उसका नाम ऐसे ही ब्रह्मास्त्र नहीं है। जब आप उसके अंदर आएंगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी कि आपके लिए समय कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो और पीडीएफ के लिए भी बिल्कुल परेशान ना हुए, मैं सही समय आते ही तुरंत आपको सारे पीडीएफ दे दूंगा। अच्छा आप सोचिए मैं रोज़ आपको एक एक पीडीएफ दूं, ये सही है? या पूरे हिस्ट्री के पूरे एंशिएंट का, जैसे एंशिएंट ख़त्म होता है चैप्टर 1 से लेके प्रागैतिहासिक काल से लेके पूरा का पूरा दक्षिण तक एक साथ दे दूँ आपको, ये अच्छा रहेगा? बताओ, एक साथ दे दूंगा तो यार आपका भी टेंशन नहीं रहेगा, हमारा भी टेंशन नहीं रहेगा। किसी को देना हुआ एक साथ आप दे सकते हो, ठीक है। अब एक एक चैप्टर अगर हम देते रहेंगे तो कब तक आप लोगे और कब तक हम देंगे? तो बिल्कुल मत परेशान होइए। और सभी पीडीएफ मैं आपको दूंगा यार, जब मैं आपको पढ़ा सकता हूँ तो पीडीएफ देना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।